काली ननंद के लिए अमीर भाभी लाई अपने भाइयों का रिश्ता। ये सब क्या है? तू अपने भाई की बारात लेकर क्यों आई है? क्या हो रहा है ये सब? हमने आपसे कहा था ना कि हम हमारी ननंद की शादी करेंगे, तो लो आ गई बारात। अब हमारे भाई से हमारे ननंद की शादी होगी। आज तुम्हारी शादी है और तुम इन सादे कपड़ों में क्या कर रही हो? चलो हम चलकर तुम्हें तैयार करते हैं। हम अपने हाथों से अपनी ननंद को दुल्हन बनाएंगे। तुम लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? आप ही तो चाहती थी कि अलीशा की शादी जल्द से जल्द हो जाए, और जब उसकी शादी हो रही है तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? आपको तो खुश होना चाहिए। ये सब क्या है? कल ही तो मेरी शादी टूटी है और आज ये सब। तुम भी तो यही चाहती थी ना, जो तुम चाहती थी वो हो गया। अब देरी मत करो और जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना शादी का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। आखिरकार ये सब हो क्या रहा था? अलीशा की पांचों भाभियां क्यों अपने भाई की बारात लेकर अपने ससुराल पहुंची थी? और ऐसा क्या हुआ था कि अलीशा की जो शादी होते होते टूट गई, और शादी टूटते ही अगले दिन पांचों भाभियां ऐसे अचानक अपने भाई की बारात लेकर आ गईं? ऐसे कई सवालों का जवाब जानने के लिए हमें इस कहानी के कुछ बीते हुए भागों को जानना होगा। वो माँ जी, कैसा लगा आपको हमारे हाथ का खाना? हम जानते हैं कि आप ज्यादा तीखा खाती नहीं है, इसलिए हमने मसाले कम रखकर ही सारा खाना बनाया है। जैसे तुम पांचों खूबसूरत हो, खाना भी बिल्कुल उसी तरह बना है। तुम पांचों के हाथों में तो जादू है। बहुत बढ़िया खाना बनाया है तुम पांचों ने। ये लो अपनी पहली रसोई की रस्म का शगुन। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। 2 घंटे बाद अदरक की गर्मा गर्म चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आना, ठीक है? शगुन के तौर पर सुनीता अपनी सभी बहुओं को पैसों से भरे 5 लिफाफे देती है और अपने कमरे में चली जाती है। वहीं सभी बहू भी खाना खाकर अब गैलरी में खड़ी होकर बात कर रही होती हैं कि तभी श्रेया देखती है कि उनके गार्डन में लगे हुए फूलों को कोई काली लड़की तोड़ रही है। अरे ये लड़की कौन है और हमारे गार्डन में क्या कर रही है? और ये इस तरह गार्डन के फूलों को क्यों तोड़ रही है? कहीं ये चोरी तो नहीं कर रही? चलो चलकर इसे रोकते हैं। पांचों बहुएं जल्दी से गार्डन में जाती हैं। कौन हो तुम और हमारे गार्डन में क्या कर रही हो और ये फूल क्यों तोड़ रही हो? बोलो, चुप क्यों हो? जवाब दो हमारे सवाल का। वो मैं जैसे खुद है वैसे ही तो चीजों को भी करेगी। खुद तो इतनी बदसूरत है और मेरे खूबसूरत गार्डन को भी बिगाड़ रही है। क्या कर रही है तू यहाँ? तुझे बोला था ना कि अपने कमरे से बाहर मत निकलियो। वो कमरे में घुटन सी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं गार्डन में आ गई। अपने कमरे में जा और खबरदार कमरे से बाहर निकली तो। और हाँ, कल तुझे रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं तो जरा ढंग से लाली पोती कर लेना अपने चेहरे की, वरना पता चले ये लोग भी तुझे मना करके चले गए। इसका मतलब ये अलीशा है, हमारी ननंद? लेकिन अलीशा तो हमारी शादी में थी ही नहीं और न ही हमने इसे घर में देखा। मेरी मत थोड़ी ना मारी गई है जो काली बदसूरत को मैं बारात में लेकर आती और तुमको इससे मिलवाती। अलीशा आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं अपनी सास का अपनी नंद के लिए ऐसा बर्ताव देखकर पांचों बहू को भी काफी अजीब लगता है। अगले दिन अलीशा को देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं। बहन जी, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन जो जो आपने वादा किया है ना देने का, वो वादा बस तोड़िएगा मत। हाँ बहन जी, आप फिक्र मत करिए, जो जो बोला है वो दूंगी आपको, बस अब मुंह मीठा करिए। सुनीता अपनी होने वाली समधन का मुंह मीठा कर रही होती है कि तभी अलीशा का जिस लड़के से रिश्ता हो रहा था वो अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और सभी के सामने जलाकर उसे पीने लगता है, जिसे देख अलीशा, ये लड़का तो सिगरेट पीता है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। अरे सिगरेट ही तो पीता हूँ, क्या हुआ? आजकल तो हर कोई पीता है। और नहीं तो क्या दिमाग खराब हो गया है तेरा? माँ जी, आप क्या कह रही हैं? लड़का सिगरेट पीता है और आप उसी से ही अलीशा की शादी करवा रही हैं? क्या पता सिगरेट पीने के साथ साथ वो शराब के नशे भी करता हो। मैं मर जाऊंगी लेकिन एक नशेड़ी से शादी कभी नहीं करूंगी। तेरी इतनी हिम्मत? खुद तो काली बदसूरत है और मेरे बेटे को नशेड़ी कह रही है। हमें नहीं करना ये रिश्ता। चल मोहित बेटा। शालू अपने बेटे मोहित का हाथ पकड़ती है और उसे वहां से ले जाती है। ये सब देख सुनीता को काफी गुस्सा आता है और वो अलीशा कोई जोरदार थप्पड़ मार देती है। माँ जी, आप क्या कर रही हैं? जवान बेटी पर इस तरह हाथ कौन उठाता है? और जो इसने किया तुझे क्या दिखा नहीं? नाक कटवा के रखती मेरी। अलीशा के काले रंग के चलते उसका हमेशा रिश्ता टूट जाता था, जिसके चलते सुनीता अपनी सगी बेटी से नफरत करने लगी थी। लेकिन अलीशा की पांचों गोरी भाभियां उससे काफी प्यार करती थीं। उसके प्रति उनके दिल में काफी हमदर्दी थी। ये लो अलीशा, तुम्हारे हिस्से का ढोकला। माँ जी की वजह से तुम उस वक्त ठीक से ढोकला नहीं दे पाई थी मैं, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए दोबारा से बना दिया। चलो जल्दी से इसे खा लो। आप लोग कितना मेरा ख्याल रखती हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप जैसी भाभी मिली है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और आज श्रेया के पास उसके भाई वीर का दुबई से कॉल आता है।
वीर से बात कर श्रेया काफी खुश हो जाती है। क्या हुआ श्रेया, क्या कहा वीर ने? अगले हफ्ते इंडिया आ रहा है हमसे मिलने के लिए, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पांचों बहनें अपने भाई की आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही उनका भाई वीर दुबई से आता है तो पांचों बहनें उसकी खातिरदारी में लग जाती हैं। दीदी, क्या पोहा बनाया है आपने? पता है, दुबई में मैं आपके हाथ के पोहा को काफी मिस करता था। ये पोहा मैंने नहीं, हमारी ननद अलीशा ने बनाया है। पोहा सच में बहुत टेस्टी बना है। खाना खाने के बाद वीर हाथ धोकर जैसे ही बाथरूम से निकलता है तो अचानक उसकी टक्कर अलीशा से हो जाती है और अलीशा वीर की बाहों में होती है। दोनों एक दूसरे को बस देख रहे होते हैं कि तभी श्रेया आती है। अब अलीशा को यूं ही पकड़े रहोगे या छोड़ोगे भी? दोनों शर्मा जाते हैं और जल्दी से वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर कोई अच्छा कैफे नहीं है क्या? मेरा कॉफी पीने का बहुत मन हो रहा है। यही पास में एक बहुत अच्छा कैफे है, वहाँ की कॉफी बहुत टेस्टी है। अलीशा, तुम वीर को कैफे लेकर चली जाओ ना, और इसे शहर भी घुमा देना, काफी टाइम से कह रहा था ये शहर घूमने की। दोनों एक साथ कॉफी पीने जाते हैं और साथ ही साथ अलीशा वीर को अपना शहर भी दिखाती है। धीरे धीरे वीर और अलीशा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जो पांचों भाभियां भी नोटिस कर रही थीं। और आज वीर, सच सच बताओ, तुम्हें अलीशा पसंद है ना? ये आप क्या कह रही हैं? तेरी हंसी सब बता रही है। भाभी, आप भी ना मुझे क्यों छेड़ रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तुम्हारी भाभी हैं, भला हमसे क्यों शर्मा रही हो? दोनों ही इनके सामने अपने प्यार का इजहार कर देते हैं, लेकिन इससे पहले इनका कुछ होता सुनीता ने अलीशा का रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। सुनीता के इस फैसले के आगे घर में कोई कुछ नहीं कह पाता और आज अलीशा की हल्दी की रस्म होती है। अलीशा, उदास मत हो, जिससे तुम्हारी शादी हो रही है तो तस्वीर में तो वो दिखने में बिल्कुल ठीक लग रहा था, और हमने सुना है कि उसे कोई बुरी लत भी नहीं है। एक एक कर अलीशा की शादी की सारी रस्में होती हैं और आज आखिरकार अलीशा का शादी का दिन आ ही जाता है। अलीशा की भाभियां जैसे ही उसे मंडप में लेकर आती हैं तो वो सब दूल्हे को देख हैरान हो जाती हैं, क्योंकि दूल्हा बोना था। ये सब क्या है? आप अलीशा की शादी एक बोने आदमी से कैसे कर सकती हैं? इस काली कलूटन के लिए इससे बुरा मुझे और कुछ नहीं मिला, और आज तो इसकी शादी इससे होकर ही रहेगी। उस वक्त हम चुप थे, लेकिन अब और नहीं, अलीशा की शादी इससे नहीं होगी। आप लोग बारात लेकर वापस जाइए। मैं भी देखती हूँ ये शादी कैसे नहीं होगी। सुनीता जैसे ही अलीशा का हाथ पकड़ती है तो पांचों बहुएं अलीशा का हाथ छुड़वाकर अलीशा को कमरे में ले जाती हैं। ये सब देख सारे बाराती अपने आप ही बारात लेकर चले जाते हैं। अगले दिन अलीशा और सुनीता अपने अपने कमरे में होती हैं। तभी उसकी पांचों भाभियां ढोल ताशे बारात के साथ अपने भाई को दूल्हा बनाकर घर लेकर आती हैं। अलीशा सुनीता जैसे ही घर से बाहर निकलती हैं तो ये सब देखकर काफी हैरान होती हैं। ये सब क्या है? क्या नाटक मचा रखा है तुम पांचों ने? कल खुद ही अपनी ननद का रिश्ता तोड़ा और आज अपने भाई को दूल्हा बनाकर ले आई। वीर और अलीशा एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम ये बात आपको पहले बताने वाले थे, लेकिन आपने अलीशा का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। हमने सोचा कोई बात नहीं, आप एक माँ हैं, अपनी बेटी का कभी भी कुछ बुरा नहीं कर सकती, लेकिन कल जो हुआ उसे देखने के बाद आपके लिए जो हमारे दिल में इज्जत थी वो खत्म हो गई। एक सगी माँ होकर आप अपनी बेटी का जीवन कैसे उजाड़ सकती है? अलीशा, तुम वीर से प्यार करती हो ना, और ये शादी भी करना चाहती हो ना? हाँ भाभी, मैं वीर से प्यार करती हूँ और ये शादी भी करना चाहती हूँ। पांचों भाभियां अलीशा को कमरे में ले जाती हैं और अपने हाथों से अपनी काली नंद को दुल्हन के रूप में तैयार करती हैं। और अब सुनीता के हाथ में ही अलीशा और वीर की शादी होती है। सिर्फ अपनी बेटी के काले रंग के चलते आपने उससे हमेशा नफरत की, कभी उससे ये नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है। लेकिन देखो, आज उसकी उसके मनपसंद लड़के से शादी हुई है और अलीशा अब हमेशा खुश रहेगी। एक माँ होकर जो ये नहीं कर पाई वो आपने भाभी होकर कर दिखाया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसी भाभियाँ मिली हैं। आप भले ही रिश्ते में मेरी भाभी हैं, लेकिन आपने जो किया वो तो शायद कोई माँ भी नहीं कर पाती। अलीशा अपनी भाभियों से गले मिलती है और अब विदा होकर अपने पति के साथ दुबई चली जाती है। वहीं सुनीता की भी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे और अब अलीशा हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीती है। चलो निहारिका बेटी, अब तुम भी कुछ दिन बाद शादी करके अपने ससुराल चली जाओगी, पर याद रखना सास कभी माँ नहीं बन सकती, तो इसीलिए संभल कर रहना। आंटी जी, मुझे तो माँ का भी प्यार नहीं पता कैसा होता है, और पापा कहते हैं कि अब मेरा असली घर वही है। अगर सास थोड़ा डांट भी देगी तो मैं चुपचाप सुन लूंगी। रिश्ता पक्का होते ही आसपास की औरतें निहारिका को डराने लग जाती हैं और सास के बुरे स्वरूप के बारे में बताती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निहारिका के पास उनकी दोस्त रेशमा का कॉल आता है, जिसकी शादी को 2 साल हो चुके थे।
अब तो तेरी भी शादी हो जाएगी, उसके बाद तेरी सास भी तेरे सर पर खड़ी रहेगी। शादी से पहले तो सब अच्छा होता है, पर सास का असली चेहरा तो शादी के बाद नजर आता है। तू ऐसा क्यों बोल रही है? मेरी सास तो मेरे साथ बहुत प्यार से बात करती और कहती है कि मैं उनकी बेटी की तरह हूँ। ये तो सब बस कहने की बात है। मेरी सास भी पहले ऐसे ही करती थी, पर अब मुझे वो नौकर बना कर रखती। अगर थोड़ी सी गलती हो जाती है तो डांटती है, यहाँ तक कि थोड़ी सी लड़ाई होने पर मेरे मायके में फोन घुमाकर मेरी शिकायत कर देती है। अपनी सहेली और आसपास के लोगों की बातें सुनकर अब निहारिका डरी डरी रहती है। तो वहीं बिन माँ की बेटी के लिए निहारिका के पिता अरविंद भी परेशान रहते हैं। क्या हुआ पापा, आप कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहे हैं। बेटा तू बिन माँ की बच्ची है, पता नहीं ससुराल में कैसे रहेगी। कहीं तेरी सास ने कभी तुझे डांटा या तुझ पर अत्याचार किया तो? मैंने तुझे बड़े ही नाजुक से अकेले पाला है, पता नहीं तू ससुराल में कैसे रहेगी। पर मैं तुझे सारी जिंदगी अपने पास भी तो नहीं रख सकता, मुझे अपने बाप होने का भी तो फर्ज भी निभाना है। पापा फिक्र मत करो, मैं वहाँ खुश रहूंगी और मेरी सास कितनी ही बुरी क्यों ना हो, मैं आपकी दी हुई सीख से अपनी सास का दिल खुश कर दूंगी। निहारिका अपने पिता को तो समझा लेती है, पर वो खुद भी अंदर से काफी डरी हुई होती है। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द निहारिका की शादी हो जाती है। और शादी के बाद जब निहारिका अपने ससुराल जाती है तो वो देखती है कि उसकी सास उसके साथ बहुत ही प्यार से बातें कर रही है। यहाँ तक कि उसकी नंद भी उसका ख्याल रख रही है। और पहली रसोई वाले दिन, हे भगवान, आज मेरी पहली रसोई है। अपने घर में तो मैं सिर्फ अपने और पापा के लिए खाना बनाती थी, पर यहाँ तो मेरे पति, सास, ससुर और नंद भी हैं। कहीं मुझसे गलती हो गई तो हे भगवान मेरी मदद करना। बहू, तो मुझे बड़ी परेशान नजर आ रही है। हाँ चल, तेरी भाभी का आज ससुराल में पहला दिन है और वो थोड़ी डरी हुई है, इसीलिए तू रसोई में खड़ी रहकर अपनी भाभी की मदद करवाएगी ताकि बहू की पहली रसोई अच्छे से हो सके। हाँ फिक्र मत करो, मैं भाभी के साथ हूँ। भाभी, आप भी अपने मन से डर निकाल दो और मुझे अपनी बहन की तरह समझो। और माँ तो वैसे भी आपको अपनी बेटी ही समझती है। इतना बोलकर आंचल अपनी भाभी के साथ मिलकर खाना बनवाती है। कुछ दिन बाद जब पूरा परिवार निहारिका के हाथ का खाना खाता है तो उसकी खूब तारीफ करते हैं। अरे आशा, अपनी बहू ने खाना बनाना सीख ले। मेरी बहू रानी तुमसे अच्छा खाना बनाती है। पापा निहारिका आखिर बीवी किसकी है? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बहू से खाना बनाना सीख लूंगी। अब बहू को थोड़ा आराम करने तो, बेचारी थक गई होगी। और आंचल, तू कॉलेज जा वरना आज भी लेट हो जाएगी। बहू, पहले नाश्ता कर ले तू भी। अपनी सास के कहने पर निहारिका नाश्ता करती है और फिर अपने कमरे में जाकर आराम करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अकेली निहारिका को घर का काम करता देख एक दिन शाम को जब पूरा परिवार साथ बैठता है तो आशा अपनी बहू बेटी से कहती है, मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है और मैं अपनी एक बेटी से घर का इतना काम नहीं करवा सकती, इसलिए आंचल कॉलेज जाने से पहले तू घर के कामों में भाभी की मदद करवाएगी। पर माँ, मुझे कॉलेज जाना होता है। अब मैं कॉलेज घर के काम करके कैसे जाऊँ? मैं एक काम करती हूँ, मैं कॉलेज से आकर घर के काम कर दिया करूंगी। सुबह का काम भाभी संभाल लेंगी और शाम का काम मैं संभाल लूंगी। अच्छा हुआ कि मैं लड़की नहीं हूँ और ना ही घर में रहता हूँ, वरना माँ हम तीनों में फर्क नहीं करती और मुझसे भी काम करवा लेती। काम तो मैं तुझसे अभी भी करवा लूं अगर तू घर में रहे तो। और हाँ, जिस दिन तेरी छुट्टी रहेगी उस दिन तू बहू को बाहर ले जाना और बहू को भी कभी शॉपिंग करवा कर लिया। बेचारी मेरी बहू सारा दिन घर में ही रहती है। माँ फिक्र मत करो, 2 दिन बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। सोच रही हूँ इस बार भाभी को भी ले चलूं। अपनी सास का इतना प्यार देखकर धीरे धीरे निहारिका की सोच बदलने लगती है। तो वहीं अब आंचल जब भी बाहर घूमने जाती तो वो अपनी भाभी को अपने साथ ले जाती। ऐसे ही एक दिन निहारिका अपनी सास के साथ शॉपिंग करने के लिए तैयार हो रही होती है तो निहारिका की दोस्त रेशमा का फोन आता है। कैसी है तू? तेरी सास तुझे अनाथ होने का ताना तो नहीं देती? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है? अगर कोई तुझे कुछ उल्टा बोले तो तू भी सुना देना, किसी की मत सुनना। रेशमा, मैं नहीं जानती सास कैसी होती है, पर मेरी सास बहुत अच्छी है। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो शायद वो भी मुझे इतना प्यार ना दे पाती जितना मेरी सास करती है। तुझे नहीं पता, मेरी सास ने हम दोनों नंद भाभी का काम बांट दिया। मेरी सास मुझे मॉडर्न कपड़े ला कर देती है, मुझे खुद बाहर घुमाने के लिए ले जाती है और आज तो वो मुझे शॉपिंग करवाने ले जा रही है। और मेरी नंद भी बहुत अच्छी है, मेरे साथ बहन की तरह रहती है। कुछ भी लाती है तो मुझे जरूर देती है। अरे निहारिका, तू कितनी भोली है। ये सब उनकी बस चाल है, शादी के बाद 4 दिन की चांदनी होती है। ये लोग तुझे धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाएंगे। अच्छा मैं रखती हूँ, मेरी सास का दिमाग फिर से खराब हो गया। पता नहीं पागल बुढ़िया क्यों चिल्ला रही है। क्या सच में सास इतनी बुरी होती है?
रेशमा की बात सुनकर एक बार निहारिका सोच में पड़ जाती है और शाम को जब शॉपिंग करके घर आती है तो उसके सिर में दर्द होने लगता है। अरे क्या जरूरत थी मेरी बहू को इतनी भीड़ में ले जाने की? किसी दुकान में, बड़ी दुकान में ले जाती, 2 पैसे ज्यादा ही तो लगता सामान लेने में। देखो बहू की तबीयत हो गई ना खराब, बेचारी के सिर में कितना दर्द हो रहा है। पापा जी मैं ठीक हूँ, बाहर आने जाने से थोड़ा सर में दर्द तो होता ही है। नहीं बहू तू बिल्कुल ठीक नहीं है, सही कह रहे हैं तेरे ससुर जी, सारी गलती मेरी है। अगर मुझे पता होता कि भीड़ में जाने से तेरी तबीयत खराब हो जाती तो मैं तुझे लेकर ही नहीं चलती। तू यहीं बैठ, मैं अभी तेरे लिए चाय लाती हूँ, फिर तेरे सर में तेल लगा दूंगी और तेरा सर दबा दूंगी, तुझे आराम मिलेगा। इतना बोलकर आशा अपनी बहू के लिए चाय बनाती है। जहां निहारिका चाय पीती है वहीं सास उसके सिर में तेल लगाने लगती है। अपनी सास का प्यार देखकर निहारिका के मन से सारा डर खत्म हो जाता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन अचानक से निहारिका की तबीयत फिर खराब हो जाती है। रवि जी आप जरा मुझे थर्मामीटर दे दीजिए, मुझे लग रहा है मुझे बुखार हो रहा है। निहारिका तुम्हारी तबीयत खराब हो नहीं रही, बल्कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तुम यहीं पर आराम करो, मैं अभी माँ को बुलाता हूँ। रवि जल्दी से अपनी माँ को बुलाता है और जब आशा अपनी बहू का बुखार चेक करती है तो वो देखती है कि उसकी बहू को 104 डिग्री बुखार है। रवि किसी काम से बाहर चला जाता है जिस वजह से आशा बहू की देखभाल करती है। जिसके बाद आशा सारी रात सो नहीं पाती और अपनी बहू के पास बैठकर ठंडे पानी से उसकी पट्टी करती है और अपने हाथों से उसे दवाई खाने के लिए देती है और अपनी बेटी की तरह उसका ख्याल रखती है। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। माँ आप कल रात से भाभी के पास बैठी हो, अब जाकर थोड़ा आराम कर लो, मैं भाभी के पास बैठ जाऊंगी। हाँ माँ मैं आ गया हूँ, मैं देख लूंगा, अब आप आराम कर लो वरना आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। और आंचल तू अपनी भाभी के लिए दलिया खिचड़ी बना दे, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ले ली है। नहीं दलिया मैं बनाऊंगी, ये पता नहीं कैसा बनाएगी, तू रहने दे आंचल, मैं जाती हूँ। पूरी रात जागकर बहू की सेवा करने के बाद थकी हारी आशा रसोई में जाकर दलिया बनाती है और रवि अपनी बीवी के पास बैठकर ऑफिस का काम करता है। कुछ देर बाद निहारिका के पास उसके पिता का फोन आता है। मेरी प्यारी निहारिका, ससुराल जाकर तो तू अपने पिता को भूल ही गई। वहाँ सब ठीक तो है, कोई तुझे परेशान तो नहीं करता? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने तुझसे तेरा फोन छीन लिया और तुझे मुझसे बात नहीं करने देते? पापा कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है इसलिए फोन नहीं कर पाई और मैं यहाँ। निहारिका आगे कुछ बोल पाती कि तभी उसका फोन बंद हो जाता है जिस वजह से वो अपने पिता से बात नहीं कर पाती। अपनी बेटी से सही से बात न होने पर अरविंद और ज्यादा परेशान हो जाता है और शाम तक अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल आ जाता है और वो देखता है कि उसकी बेटी अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी है और उसकी सास उसके पास बैठकर फ्रूट्स काटकर उसे खिला रही है। पति थोड़ी दूर पर खड़े होकर थर्मामीटर में बुखार चेक कर रहा है और नंद ससुर भी पास में खड़े हैं। बेटी ये क्या हालत हो गई तेरी? अरे समधी जी आप अचानक यहाँ? हाँ मेरी इससे बात नहीं हो पा रही थी इसलिए मिलने आ गया। अच्छा हुआ आप आ गए, दोनों बात कीजिए, हम आपके चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। और बेटा तू ये सारे सेब खा लेना, ठीक है? सब चले जाते हैं तभी निहारिका बोलती है। पापा आप मेरी फिक्र क्यों करते हो? आप तो जानते हो ना कि मैं कितनी जल्दी बीमार पड़ती हूँ और मैंने दवाई ले ली है, आप मेरी चिंता मत करो। घर में सब बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं जानती सास कैसी होती पर मेरी सास बहुत अच्छी है। उन्होंने कभी भी मुझे माँ की कमी नहीं होने दी। मुझे लगता है कि अगर आज माँ जिंदा होती तो वो भी मेरी इसी तरह से फिक्र करते। तू सही कह रही है बेटा, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है तेरे ससुराल वालों को तेरी चिंता करते हुए। आज तुझे खुश देखकर और तेरे ससुराल वालों खासकर तेरी सास को तेरी फिक्र करता देखकर मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। अब मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी बेटी की शादी सही जगह करी है और असल में तुझे सास के रूप में माँ मिली है। हाँ समधी जी चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी मेरी बहू नहीं बेटी है। लीजिए चाय पीजिए और बेटी से खूब बातें कीजिए। उस दिन निहारिका और अरविंद खूब बातें करते हैं और अच्छा टाइम बिताते हैं।